हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट्रिक्स विद बोनिक, जहां पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज टोटल मैस कैपेसिटी, एल्वियोलस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सेट्रा, वेरियस टॉपिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट मतलब क्या बताऊं, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कहां पर कौन सा सेंटर रहता है, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट का। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा टोटल क्वेश्चन एंड एंटायरली आपको आसानी से समझा सकूं, ठीक है गाइस। और अगर आपने अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्लेलिस्ट का कोई भी वीडियो नहीं देखा तो ऊपर में जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, देख लो वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके बहुत काम में आएंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये जो हम ड्रॉ किया हमने यहां पर, ये क्या है, ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। इतना डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जो पोर्शन है ये है पॉन्स का पोर्शन, और यहां पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होंगे, मतलब रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पोंटाइन सेंटर्स, पोंटाइन सेंटर्स, ठीक है। बहुत बुक्स में ये होते हैं, मतलब एबीसी बायोलॉजी में मैंने जब पढ़ा था और हायर स्टडीज के कोई भी बुक में पोंटाइन सेंटर्स लिखा हुआ होता है। पोंटाइन सेंटर्स दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर एंड और एक होता है न्यूमोटैक्सिक, ओके। एपन्यूस्टिक न्यूमोटैक्सिक, okay guys। तो two centers are there in pontine center, one is the apneustic center, another is pneumotactic center। so what is the meaning of pneumotactic, ठीक है, and what is the meaning of apneustic? apneustic center वो होता है जो एपन्यूसिस करता है, which produces apneusis। मतलब क्या है एपन्यूसिस का मतलब है, ये तुम सोचो, ये इस तरह से रेस्पिरेटरी रिदम फॉर्म करता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं कि एपन्यूसिस। अगर हम देखें ये क्या करते हैं, इम्पल्स क्रिएट करेगा जो जिसका कर्व होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एपन्यूस्टिक सेंटर के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा सेंटर है, जो इंस्पिरेशन जब हम टोटली कर लेते हैं, मतलब ये जो हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर इंस्पायरिंग, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट्स आवर इंस्पिरेशन, ओके गाइस। अगर हम ज्यादा इंस्पायर कर ले तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव हो जाएगा और ये क्या करेगा, एपन्यूस्टिक सेंटर को रोक देगा। मतलब तुम सोचो इस तरह से कुछ, यहां पर एपन्यूस्टिक सेंटर है, यहां पर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसका बात मैं कुछ देर बाद बता रहा हूं आपको, लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज इंस्पिरेटरी सेंटर्स। ये तो पोंटाइन सेंटर्स हमारा हो गया, तो लेकिन मेन इंस्पिरेटरी सेंटर्स होता है किसमें, मेडाला में, ठीक है। मेडाला में इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, मेडाला में इसे हम कहेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहां पर लोकेटेड होता है, ये डॉर्सल साइड ऑफ मेडाला, यहां पर लोकेटेड होता है, ठीक है। ये लोकेटेड हो गया है यहां पर। और ये जो होता है ये कौन सा होता है, ये हो गया हमारे एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर ये देखो, एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, ये करेगा कि ये जो डॉर्सल सेंटर है ना, डॉर्सल मतलब क्या, ये जो मेन सेंटर होता है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का भी बात मैं बता रहा हूं आपको, और इंस्पिरेशन रिदम सेंटर भी आप कह सकते हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल कौन करते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर। किससे, पॉजिटिव फीडबैक से, मतलब एपन्यूस्टिक सेंटर इसे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा अगर ये जो एपन्यूस्टिक सेंटर को इसको ब्लॉक करेगा। तो अब तुम सोचो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका। तुम सोचो अब ये हो गया हमारा जो मेन डॉर्सल जो पार्ट है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, अगर हम इंस्पायर करना चाह रहे हैं तो इस तरह से एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। सिग्नल जो प्रोड्यूस कर रहा है,
अब क्या होगा, एपनियोस्टिक सेंटर क्या इंड्यूस करेगा, हमारा इंस्पिरेशन इंड्यूस करेगा। तो हम जब हम इंस्पायर करना चाहेंगे तो अब ये एपनियोस्टिक सेंटर इसको इंड्यूस करेगा, तो इसके लिए सिग्नल प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा कि ये एपनियोस्टिक सेंटर को ब्लॉक कर देगा। एपनियोस्टिक सेंटर को जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, एपनियोस्टिक सेंटर तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को और स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर रुक जाएगा, मतलब तब हम एक्सपायर करेंगे, मतलब इस तरह का कुछ एक कर्व प्रोड्यूस करेगा। ये समझ रहे हो ना बात को, समझो बात को। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो ऑलवेज वर्किंग टू इंस्पायर एंड एक्सपायर, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन एपनियोस्टिक सेंटर इसे इंड्यूस करता है और ज्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए, इंस्पायरेशन करने के लिए। और एपनियोस्टिक सेंटर क्या करते हैं, अगर हम ज्यादा इंस्पायर कर ले इस तरह से, तब एक ये क्या करता है, तब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपनियोस्टिक सेंटर को डीएक्टिव करता है, और एपनियोस्टिक सेंटर को डीएक्टिव करने के बाद एपनियोस्टिक सेंटर क्या होता है, इसको और स्टिमुलेट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। समझो बात को, समझ रहे हो ना। ये मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताना चाहता था। और ये तो हो गया हमारा डोर्सल साइड का, लेकिन वेंट्रल साइड का भी एक यहाँ पर रहता है, और एक दोस्त हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, जो क्या है, एक्सपीरेटरी सेंटर। ये तो हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और इंस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। और ये जो है, ये रो रहा है, ठीक है, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपीरेटरी सेंटर, एक्सपीरेटरी सेंटर, ठीक है। एक्सपीरेटरी सेंटर क्या करेगा, एक्सपीरेटरी सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज जब हम करेंगे तभी एक्टिव होगा, ठीक है। एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना होगा, ये सेंटर ऑल टाइम काम में नहीं आता। और यहां पर कुछ ऐसे न्यूक्लियस और ऐसे कुछ न्यूरॉन्स रहते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसका बात अब मैं कर रहा हूं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हर एक चीज में यहां पर, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हो गया हमारा पॉन्स मेडाला, ये हो गया हमारा, और कुछ भी, ये क्या हुआ, ये है इंस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डोर्सल जो एक्सपिरेटरी सेंटर है ये मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है केमो रिसेप्टर्स, ठीक है, सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स क्या करेगा, अब तुम सोचो, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अगर तुम सोचो हम ज्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर इंस्पायर हम करते रहे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में, टिश्यूज में। तो टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 क्या करेगा, H2O से बाइंड करेगा। बाइंड करने में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन सा एंजाइम काम में आता है, यहाँ पर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। H+ और क्या होगा, HCO3- प्रोड्यूस करेगा। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किसको सेंस करता है, H+ आयन को सेंस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, इसमें से तो H+ नहीं जा सकता, तो इसलिए H+ यहाँ पर आता तो है, लेकिन जाने से पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले ये क्या करता है, H+ प्लस HCO3- ये दोनों मिल जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं H2CO3, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है। H+ H2CO3 प्रोड्यूस किया, H2CO3 तो ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 एंड H2O। आपको याद है पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, CO2 कोई भी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन में से 20 to 25 टाइम्स ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए CO2 आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है, ये देखो, समझो बात को, ठीक है। as CO2 is 20 to 25 times much more soluble than other gases, तो
H प्लस क्या करता है, HCO3 से बाइंड करता है, बाइंड करके H2CO3 प्रोड्यूस किया, उसके बाद प्रोड्यूस हो रहा है H2O प्लस CO2, CO2 अंदर आया, फिर वो H2O से बाइंड किया, ठीक है, बाइंड करने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, H2CO3, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, HCO3 माइनस प्लस H प्लस। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स ये H प्लस आयंस को इस तरह से सेंसिटाइज करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को जो एक्साइट करता है, ठीक है। अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स करेंगे ये जो मतलब इंस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आरआरसी को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, इसमें से जो नर्व्स निकलते हैं, नर्व्स नीचे जाकर डायाफ्राम को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डायाफ्राम ऊपर उठेगा, हम एक्सपायर, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया है जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स कैसे CO2 को एंड H+ को सेंसिटाइज करता है, ठीक है, और सेंसिबल टू CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना पड़ता। और यहाँ से जो फ्रेनिक नर्व निकलता है, फ्रेनिक नर्व किसको स्टिमुलेट करता है, फ्रेनिक नर्व ऑब्वियसली स्टिमुलेट करेगा, मैंने पहले वाला वीडियो में बता दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डायाफ्राम को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, हम एक्सपायर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स में, ठीक है। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स तो कहां पर रहता है, ये तुम सोचो, ये हमारा हो गया राइट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से क्या इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब आया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है हमारा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है यहाँ पर कुछ आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो निकलते हैं यहाँ पर इस तरह से रहता है, आर्टरीज देख लो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये कैरोटिड आर्टरी में रहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, कैरोटिड साइनस, ठीक है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ लोग रहते हैं, मतलब कुछ सेंसिटिविटी वाले आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सेंसिटाइज करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से जो निकलता है, यहाँ पर और दो आदमी खड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन को सेंसिटाइज करते हैं। ये एज इट इज सिचुएटेड इन एओर्टिक आर्च, ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या, एओर्टिक आर्च। तो इसलिए इन लोगों का नाम है एओर्टिक बॉडी, ठीक है, एओर्टिक बॉडी। और एज इट इज सिचुएटेड इन कैरोटिड साइनस और कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैरोटिड बॉडी, ठीक है। ये कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी, इन दोनों को मिलकर हम क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलकर हम कहेंगे पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। एओर्टिक बॉडी ऑन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड बॉडी ऑन कैरोटिड आर्च, ठीक है। ये क्या करेगा, ये दो चीज क्या करेगा, कैरोटिड बॉडी से देखो, अब समझने का चीज है एक, ठीक है, ये कैरोटिड बॉडी से क्या निकलेगा, कैरोटिड बॉडी जो होता है, कैरोटिड बॉडी से 9th एंड 10th नर्व, ठीक है, 9th नर्व क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है, 9th नर्व क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और ये क्या है, ये है एओर्टिक बॉडी, ठीक है। एओर्टिक बॉडी से क्या निकलेगा, वेगस, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये वेगस नर्व इंपल्स जो होगा, मतलब अगर तुम्हारा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट जाए इस जगह पे, तो क्या होगा, जब ब्लड यहां से तो फ्लो कर रहा है, फ्लो करने में जब ये लोग देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ब्लड पे, तो क्या करेंगे, वेगस नर्व एंड 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा ये क्या करेंगे, सेंट्रल जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसमें सिग्नल भेजेंगे। सिग्नल भेजने से क्या होगा, वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारा एक्सपिरेशन होगा और एक्सपिरेशन रेट को वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन मुद्दा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली गो टू द लाइक बटन एंड ऑब्वियसली लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और छोटा सा चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट तो है
लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो बात को, ठीक है। यहाँ पर जो ट्राकिया होते हैं, है ना, ट्राकिया और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, यहाँ पर जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स किस तरह से रहते हैं, इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये लंग्स सोच लो, ठीक है। तो जब तुम ओवर इन्फ्लेट करोगे, मतलब ये रिसेप्टर्स होंगे, इसे हम कहेंगे क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कह सकते हो तुम, STRET, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। जब तुम ओवर इन्फ्लेट करोगे, मतलब इस तरह से, तब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ये रिसेप्टर से कुछ नर्व फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। नर्व फाइबर्स निकलेंगे जो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में जाएंगे, सिग्नल देंगे, इंस्पिरेशन को स्टॉप करेंगे एंड एक्सपिरेशन को क्या करेंगे, इंड्यूस, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्स है, इसे हम एक रिफ्लेक्स कहते हैं। इस वाले रिफ्लेक्स को हम कहते हैं क्या, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। ये छोटा सा चीज मैंने बता दिया, आप लोगों के नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना तो पड़ेगा। जान लो तो कोई तो हर्ज तो नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो आज सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून, जिसमें बोर्ड इफेक्ट एंड हेल्डिन इफेक्ट में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। ओके गाइस, एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।